Namaste. Welcome to Such Conversations Matter. Conversations which represent the future we should have. I'm your host Saurabh Nanda. आज के हमारे गेस्ट हैं भरत नायक जी। भरत अपनी एजुकेशन से एक इंजीनियर हैं, एनआईटी सिलचर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन उन्होंने कभी इंजीनियरिंग में काम नहीं किया। भरत नायक द लॉजिकल इंडियन नाम की एक ऑनलाइन बहुत ही प्रतिष्ठित मैं न्यूज़ एजेंसी या पब्लिकेशन के बारे में कहूँगा, वहाँ पर वो उसके पहले चुनिंदा टीम मेंबर्स में से थे और लॉजिकल इंडियन में उन्होंने 9.5 साल कुछ काम किया है। वो फेक न्यूज़ चेकर और मीडिया लिटरेसी के अलावा बहुत सारा काम करते हैं लॉजिकल इंडियन के अंदर। अलग अलग स्टोरीज़ को ब्रेक करना, अलग अलग जगहों पर जाना, वो सब उनके काम में आता है। यही नहीं, वो गूगल के लिए जो मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, उसमें कुछ 50 से ज़्यादा जगहों पे उन्होंने मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स किए हैं। रूरल एरियाज़ में जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को नहीं पता कि मीडिया क्या सही है क्या नहीं है, उस सब के बारे में बात करते हैं। हमारी आज की कॉन्वर्सेशन में भी भरत के साथ हम यही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि क्यों उन्होंने इंजीनियरिंग में काम नहीं किया और मीडिया में कैसे आए, मीडिया का मतलब क्या है, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से मीडिया कैसे चेंज हुआ है, और नेगेटिव न्यूज़, फेक न्यूज़, इन सब का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे कैसे बचा जाए, आगे मीडिया का क्या भविष्य है, किस तरह का मीडिया होना चाहिए और उससे क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, इन सब के ऊपर आज हमने चर्चा की है। भारत को पिछले 2 सालों में बहुत सारी जगहों से आमंत्रण आया है। पूरे भारत में तो वो घूमते ही हैं, ट्रैवल करते ही हैं अपने काम से, काम के सिलसिले में। प्लस उनको यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने, अमेरिका के गवर्नमेंट ने वॉशिंगटन डीसी में इनवाइट किया था, जहाँ पर उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा की थी। वो थोड़े महीनों पहले ओस्लो नॉर्वे में भी गए थे, वहाँ पर भी एक ऐसी ही उन्होंने वर्कशॉप में अटेंड किया था और पार्टिसिपेट किया था, रिप्रेजेंट किया था इंडियन मीडिया को। तो भरत का काफ़ी एक्सपीरियंस है जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। भरत को मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ और हमारे जो विचार हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस के ऊपर और मीडिया लिटरेसी के ऊपर काफ़ी मेल खाते हैं, और इसीलिए मैं आभारी हूँ भरत का कि वो अपना कुछ समय निकाल के, कीमती समय निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट पे आ पाए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे और भरत को आमंत्रित करते हैं। हाय भरत, हाउ आर यू? हाय सौरभ, आई एम डूइंग वेल, रियली वेल। अभी अभी मैं आपको बता ही रहा था, मैं अभी पटना से आया हूँ तो क्वाइट बिजी, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया था, और उसी बीच हम लोग ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं। अरे हाँ, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है कि आपका ट्रैवल काफ़ी रहता है और हमें कोऑर्डिनेट करते करते भी 1-2 हफ्ते हो गए थे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप टाइम निकाल पाए एंड फाइनली हम ये कर पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ एकदम ठीक है। बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छा है मेरा हेल्थ। बहुत बढ़िया। चलिए भरत, फिर जल्दी से शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन मैं हमेशा अपने गेस्ट से यही पूछता हूँ, क्योंकि मैं एक कोविड पॉडकास्टर हूँ, लॉकडाउन पॉडकास्टर मैं कहता हूँ अपने आप को, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, कि आपके पिछले 3 साल कैसे निकले? इट वाज मिक्स ऑफ टफ एंड देन रियली बैड टाइम एंड गुड टाइम। मीन्स जब कोविड शुरू हुआ था तब तो मीन्स एज ए जर्नलिस्ट जो फैक्ट चेकिंग में है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फ्लड होने लगे थे, बोथ हेल्थ से रिलेटेड और इस्लामोफोबिक कंटेंट इन सम वे। आप उस समय बहुत सारे वीडियो व्हाट्सएप ये सब सर्कुलेट हो रहे थे, और द लॉजिकल इंडियन का एक नंबर है जो व्हाट्सएप फैक्ट चेक नंबर है, जहाँ पर कोई भी अपना वीडियो या कोई भी इमेज भेज सकता है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो उस तरह कंटेंट पूरे फ्लड हो गए थे, और तो उसमें हम लोग उसका फैक्ट चेक कर रहे थे, और साथ में क्या हो रहा था, हम लोग बहुत सारे डेड बॉडीज को पहली बार लाइफ में चैनल में देख रहे थे, चाहे वो गंगा किनारे हो चाहे हॉस्पिटल में हो, और उस तरह की चीज़ों पर रिपोर्ट कर रहे थे। जब ये रिपोर्टिंग हो रही थी तब मुझे नहीं पता चल रहा था कि इसका इफेक्ट क्या होगा, बट जब ये रिपोर्टिंग मतलब होने के बाद इट गॉट सम काइंड ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उस तरह का इफेक्ट आपके शरीर में होने लगता है। तो जर्नलिस्ट के तौर पे ये बहुत डिफिकल्ट समय था, क्योंकि एक समय कंप्लीट लॉकडाउन, माइग्रेंट का प्रॉब्लम्स आपने देखा, फिर अलग अलग तरीके से लोगों को देखा कि हाँ कैसे लोगों की लाइफ अपसाइड डाउन टर्न हो गई है। 2 साल तो यही सब फिगर करते हुए, और एक्चुअली मेरा इतना ज़्यादा खराब हो गया था मेंटल हेल्थ कि मैं 2-3 साल से थेरेपी में था। तो इस तरह का सिचुएशन अराइज हो गया था। बट कोविड के फिर लास्ट ईयर जब कोविड सारे वैक्सीन आ गए
और तभी हमारा रिमोट वर्क चल रहा था, तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि यूएस गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया यूएस में जाने के लिए, वहाँ पर मीडिया लिटरेसी, फेक न्यूज़ पे क्या काम हो रहा है उसको समझने के लिए। और फिर मैं नॉर्वे भी गया और सिंगापुर भी गया। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्रेवल्ड आउटसाइड कंट्री। और ये सारा अपॉर्चुनिटी इसी कारण से आया कि कोविड के दौरान क्या क्या मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें हुई। तो इट वॉज मिक्स ऑफ गुड एंड बैड बोथ। मतलब मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहा है और बहुत लोगों के लिए नहीं रहा है, बट बहुत लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में बदला। लोग एक्सरसाइज करना शुरू किए, खुद का ध्यान रखना ज़्यादा शुरू किया, मेडिटेशन। नाउ आई नाउ आई डू मेडिटेशन एवरी डे। सो मेरे में भी वो चेंज आ गया है। ब्यूटीफुल। भरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि कोविड ने काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है। इनफैक्ट सच कॉन्वर्सेशन मैटर, ये जो पॉडकास्ट है, ये भी इसको शुरू करने का भी जो रीज़न था वो मेंटल हेल्थ ही था। मैं मेंटल हेल्थ का काफ़ी बड़ा एडवोकेट हूँ। मैंने साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमए किया है, गंगाराम हॉस्पिटल में काम भी किया है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स जब इससे जूझ रहे थे, तब मुझे लगा कि मैं घर बैठे उनको कैसे हेल्प करूँ। तो तभी ये शुरू हुआ, और मैं आई एम वेरी एक्चुअली अमेज्ड कि आप इतने करेजियसली, इतना ओपनली अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी उस स्ट्रगल के बारे में शेयर कर रहे हैं, और कितना ओपनली आप इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे मुझे समझ आता है कि हाँ, आपको समझ आया है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट अ स्टिग्मा, या ऐसे कुछ भी करके, विच मेक्स माई हार्ट वेरी वेरी वार्म कि चलिए, एक और शख्स जिसके पास मतलब इतनी नॉलेज और इतना एक एक प्लेटफॉर्म है, वो उसके बारे में बोल रहे हैं। दूसरा, आपने मेडिटेशन के बारे में बात की, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की। आई थिंक ये कैसे बताऊं कि मेरी भी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पिछले साल से ही शुरू हुई है, टेक्निकली अगर मैं बात करूं। और मैं अगेन मतलब बहुत खुशी होती है एक ऐसे इंसान से मिलके जो भी इसी जर्नी में अभी शुरू हो चुके हैं। अभी 2 एपिसोड पहले आशुतोष जी से बात हो रही थी, जागृति यात्रा के जो सीईओ हैं, और उन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में काफ़ी बात की। तो मुझे लगता है कि एक तरीके का जो प्रोफेशनल है, जो समाज के लिए किसी तरीके से काम कर रहा है, वो कभी ना कभी स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब के ऊपर ज़रूर बात करेगा ही, और उसको इंकरेज भी करेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने बहुत लोगों को सफ़र करते हुए देखा है, बिकॉज़ उन्होंने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हेल्प नहीं लिया और उनके पास कोई डायरेक्शन भी नहीं था। टू बी ट्रू, मुझे कम से कम 1-2 साल ये एक्सेप्ट करने में लगा कि मुझे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। वो शरीर में हो रहा है, बट इमोशनल लेवल पे हो रहा है, बट रीजनिंग लेवल पे भी हो रहा है, बट एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि जिस जगह से मैं आता हूँ, स्पेशली मैं झारखंड जैसी जगह से आता हूँ, मैंने एक्चुअली लोगों को देखा है कि दे आर सफरिंग, बट दे आर नॉट एबल टू टेक हेल्प, क्योंकि उनको कोई बता नहीं रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। उनकी तबीयत रेगुलर खराब रहती है, बार बार बुखार आ जाता है जब जब वो स्ट्रेस में रहते हैं, बट वो हेल्प नहीं ले रहे, और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि हम लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि क्या रीजन है, एंड दे नेवर गो फॉर मेंटल हेल्थ हेल्प। तो ये चीज़ मैंने देखा है। और क्योंकि मैं अब धीरे धीरे ओपनली बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो जिनको उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिला है, जो बैकग्राउंड जिनका वीकर है, दे आर देमसेल्फ सेइंग कि हमको भी वैसा ही फील हो रहा है, मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है। हमको मतलब बोलने का मतलब है कि मैं, बट इस तरह से लोग खुद ही बाहर आके बात करते हैं। और मैंने यहाँ के यूथ को भी देखा, क्योंकि जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनसे जब मैं बात करता हूँ तो उनको भी, वो भी बोलते हैं कि भैया हमको ये फील हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर कोई बात करने लगता है तो वो खुद भी एक कोई आके वापस आपसे बात करने लगेगा कि उसको भी कुछ वैसा हो रहा है। तो उनको रियलाइज होता है, ओके, देर आर रिसोर्सेज। आजकल ऑनलाइन में भी बहुत सारे रिसोर्सेज है जो आपको, सीबीटी रिलेटेड रिसोर्सेज है, ये सब है। तो अगर आप पैसा खर्च नहीं कर सकते तो भी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे आप आपको हेल्थ, मतलब आप मेंटल हेल्थ का टेक केयर कर सकें। क्योंकि मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ था कि जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। ये मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि ये तो खुद का ध्यान खुद ही रख लेता है, या कि इसका कोई ये अलग चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ मुझे समझ में आया। तो मेडिटेशन तो, आई थिंक मेडिटेशन लोग तुरंत जंप कर जाते हैं कि आज ही से करना है, कल ही से करना है, बट वो बार बार फेल होने के बाद कभी एक समय होता है जब उसके बाद रेगुलर होता है। तो मैं तो बहुत बार फेल हो चुका, मैंने 1 सप्ताह किया, 2 सप्ताह किया, 3 सप्ताह किया, वो 21 डेज चैलेंज भी किया, तभी मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ। अब मैं वो फेज में आ गया हूँ जहाँ पर मैं कंसिस्टेंट हुआ हूँ मेडिटेशन को लेकर। तो वो तो एक्सप्लोर करने के बाद पता चलता है कि आप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि, क्योंकि आप
आपको पता है कि अगर आप टेक केयर नहीं करेंगे तो ये डेटेरेट होते जा रहा है। तो फिर आपको रियलाइज होता है, जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रियलाइज होगा कॉन्शियस लेवल पे, तब आप करना शुरू करेंगे, मुझे ये लगता है। तो क्योंकि और एक चीज़ है कि खुद के लिए सेल्फ कंपैशन डेवलप करना, क्योंकि आप बार बार फेल कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मतलब मैं मेरा मोटिवेशन लेवल टिल इंजीनियरिंग और जब तक मैं जॉब पे था, जॉब में मतलब लास्ट कुछ सालों तक ये था, खुद को सेल्फ क्लोथ करो, खुद को बोलो कि तुमको करना है, तुमको करना है, तुमको करना है। इट वॉज नॉट सेल्फ कंपैशन मोड, इट वॉज ओनली पुशिंग योर सेल्फ। और वो आपने ये मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, उसमें ही फेल्स, उसको एक रेस में हार जाता है, तो उसके बाद वो आईने के सामने जाता है और खुद को झापड़ मारता है, एंड देन ही मोटिवेट्स हिमसेल्फ कि अब वो दौड़ेगा। इट माइट वर्क फॉर द शॉर्टर टाइम, बट वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अपने साथ ही टॉक्सिसिटी करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत लेट से समझ में आया, क्योंकि मैं वो मोटिवेशन लेवल पे काम करता था, खुद को पुश करो, खुद को पुश करो, एंड इफ यू आर पुशिंग योर सेल्फ देन यू आर ड्रेनिंग योर सेल्फ। तो इसलिए मैं वो चेंज मेरे लाइफ पे भी आ रहा है, तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे वो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोर करते करते डेवलप होता है, जहाँ तक मुझे लगता आपकी बात एकदम सही है। इनफैक्ट और इसी इसी रीज़न की वजह से मैंने डॉक्टर आरती आनंद, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में, उनके साथ 3 एपिसोड किए हैं, जिसमें हमने अलग-अलग तरह की बातें की हैं। पल्लवी खन्ना जी हैं, जो यूथ के साथ ही काउंसलिंग करती हैं। आप खुद एक एनआईटी से हैं, तो एनआईटी, आईआईटी और इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में, वहाँ पर हमें सिखाया ही नहीं जाता कि फेलियर कोई चीज़ होती है, या फेलियर के साथ डील कैसे करना है, या फिर अपने आप को कैसे समझना है ताकि हम समझ पाएँ कि किस तरफ ना जाएँ ताकि फेलियर से ना जूझें। ये सारी चीज़ें हैं जो जिसमें पल्लवी मैम ने काफ़ी बात की है। फिर अभी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो विशाल गुप्ता जी हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। उनका एपिसोड इसी सीज़न का है, आई थिंक नंबर 16 है, जहाँ पर वो भी एक इंजीनियर हैं, तो उन्होंने फिर उसके तरफ जब उनका रुझाव हुआ, तो उन्होंने यही बात की है कि हम सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो बेसिकली हम खुद नहीं सोच रहे हैं, वो सोसाइटी हमें बताती है कि ऐसा सोचना है। और उसमें फँसकर हम रह जाते हैं, सोसाइटी की कंडीशनिंग की वजह से हम अपनी बैंड बजा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इसके बारे में बात करके। और भारत, हमारे इस पॉडकास्ट की यही ब्यूटी है, हमने स्टार्ट तो हम करने वाले हैं, हम फैक्ट चेकिंग और जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन बातों से ही बातें निकलती हैं, तो फिर ये बहुत ही एक सुंदर बात निकल के आई। एक आपने बहुत अच्छी बात कही थी, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही इंटेंस बात कही थी आपने, बहुत ही भारी थी वो, जब आपने अलग-अलग जो प्रॉब्लम्स हम सबने देखी 2020 में, चाहे वो माइग्रेंट क्राइसिस हो या फिर और भी उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब प्रॉब्लम्स किसी ना किसी तरीके से हम या तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का इशू है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और अब जैसे कोविड का नया वेरिएंट आ गया है और लॉन्ग कोविड की बातें होने लग गई हैं, जब लोगों को समझ आ रहा है कि यंग जिम जाने वाले लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, या फिर आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं, आप थक जा रहे हैं बार-बार। अब उनको जब रियलाइज़ हो इन चीज़ों के बारे में, तो फिर वो इसके ऊपर फ़ोकस थोड़ा करते हैं। भारत, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज़ अ जर्नलिस्ट अ, आपको कैसा फ़ील होता है कि जब आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लोगों को बता दी है, बार-बार बताई है, अलग-अलग तरीके से बताई है, लिखा है उसके बारे में, वीडियो बनाया है, ऑडियो में बात काम किया है, लेकिन लोग दोबारा उन्हीं चीज़ों में फँसते हैं, उन्हीं चीज़ों से दोबारा गुज़रते हैं। आपको तब कैसा फ़ील होता है? है। कोई ऐसा आप एग्जांपल बता सकते हैं जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ? हाँ, तो जैसे कोविड की ही बात करें। अब जैसे कोविड में सबको पता है कि आपको कुछ ध्यान रखना है अपना, अपनी हेल्थ के ऊपर आपने फ़ोकस करना है। लेकिन जब लोग दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस आते हैं, सोचते हैं कि खत्म हो गया, जैसे पिक्चर खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम खत्म हुई तो नहीं है। तो आपने जब उसके बारे में इतना बताया अलग-अलग तरीके से, तो और लोगों का फिर से वैसा ही बिहेवियर होता है, तब आपको कैसा फ़ील होता है? देखिए, एक चीज़ तो मैं एक फ्रस्ट्रेशन से गुज़र चुका हूँ, जहाँ पर जो चीज़ बात की जा रही है, वो चीज़ पे एक्ट नहीं हो रहा है, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। क्योंकि मैं बहुत आइडियलिस्टिक बैकग्राउंड से आता था। मैंने इंजीनियरिंग की, और मैंने इंजीनियरिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ, मुझे लगा कि इंडिया करप्शन फ्री होगा, एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो मैं बहुत ज़्यादा आइडियलिज़्म में बिलीव करता था एक समय तक। पर एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आई कि नोइंग इज़ नॉट इक्वल टू डूइंग। ये अपने लेवल पे भी है कि आप चीज़ें जान जाते हैं तो वो करते नहीं है, वो जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे एक एक कोर्स है कोर्सेरा में, जो येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, वो मतलब कैसे जीवन जिए, उस पर उन्होंने कोर्स किया है। और उस कोर्स में एक बात ये चीज़ उन्होंने बताई है कि
मतलब अलग अलग तरीका लाइफ में क्या क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ बेटर हो। और दूसरा उसमें ये चीज़ बहुत अच्छा से बताया कि कैसे साइकोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। और इसलिए लोग, मैं जैसे आजकल बहुत सारे पॉडकास्टर या अलग अलग मोटिवेटर बोलते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, एक दिन में अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो, एक दिन में अपनी बिहेवियर चेंज कर लो। और लोग बार बार ट्राई करते हैं, बार बार नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट कुछ भी चेंज होने से पहले डीप लेवल पे अपने आप को समझना होगा, और तभी वो जो भी साइकिल आपके अंदर बना है वो ब्रेक होगा। चाहे वो पीपल प्लेजिंग, आजकल सबको बात करें, पीपल प्लेजिंग पर्सनैलिटी है, या खुद से फ्रस्ट्रेट रहने का पर्सनैलिटी है, खुद को खुश रखने का है, अलग अलग, या परफेक्शनिज्म है। तो कुछ भी चीज़ ब्रेक करने से पहले आपको अंदर से थॉट प्रोसेस को गुजरना पड़ेगा। तो मैं आई थिंक एज ए डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होता है कि चीज़ें फेल कर रही हैं, चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही है। और अगर आप झारखंड में आएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही, क्योंकि कुछ मतलब क्योंकि, सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर पीपल, और आधार कार्ड का लिंक फोन नंबर से मैच होना जरूरी है। अब फोन यहाँ पर गांव में जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनके पास फोन है ही नहीं, वो कैसे अपना डाटा हर दिन अपलोड करेंगे? तो ये बेसिक चीज रिक्वायरमेंट कहीं पर कोई समझ नहीं रहा है कि लोगों के पास तो ये चीज है ही नहीं, फोन ही नहीं है। तो कैसे वो रोज रोज, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको 2,000 रुपये पर महीने मिलते हैं, और 2,000 रुपये पर महीने के लिए वो घर घर जाके हेल्थ डाटा कलेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ये डाटा अपलोड भी उन्हीं को करना है, वो कैसे करेंगे? उनके पास तो फोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप ये देख, ये बेसिक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो ब्यूरोक्रेट जो टॉप लेवल पे वो समझ नहीं रहा, उसको चाहिए सारा डाटा, उसको आधार कार्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए। और जो लोअर लेवल पे उनको, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, और इसके कारण उनको पैसे नहीं आ रहे अकाउंट में, और उनके उनको एक दिन का दिहाड़ी नहीं आ रहा है, उसके कारण उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है। तो आप ये सब चीज़ देखते हैं, पर एट द सेम टाइम हेल्पलेसनेस तो है। आई थिंक बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज इसलिए भी लोगों में होते हैं कि दे आर टोन बिटवीन द आइडेंटिटी दे हैव ऑफ देयर्स, या सेंसिटिविटी जो उनका है और जो सोसाइटी में देख रहे हैं, और वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे। तो वो हेल्पलेसनेस से भी एक अंदर एक द्वंद्व युद्ध चलते रहता है कि क्या करे क्या नहीं करे, और इसके कारण भी एक मेंटल हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते ही हैं। तो जर्नलिस्ट तो आई थिंक स्लोली स्लोली वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि कुछ होना ज़्यादा नहीं होगा, चेंजेस आर वेरी स्लो। तो ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं लोग। तो फिर यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, और ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आई थिंक आपके लिए ट्रैप नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए होता है जो स्पिरिचुअलिटी को शायद अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी फिर मोटिवेशन क्या रहती है जब आपने स्टोरी ब्रेक की और आपने कुछ ऐसी अच्छी चीज़ बताई दुनिया को, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है? तो फिर आप मोटिवेटेड कैसे रहते हैं कि अगली भी स्टोरी के लिए मैं काम करूँगा? देखिए एक्चुअली मैंने जब एक्चुअली आई हैव बीन वेरी लकी। सो इनिशियल 5 इयर्स जब द लॉजिकल इंडियन के, मैं उसका एडिटोरियल डायरेक्टर था, और मैं पूरा न्यूज रूम हेड करता था। सो आई वाज डिसाइडिंग व्हाट कंटेंट टू गो लाइव एंड व्हाट नॉट। एंड somehow all the stories I was doing they used to go viral। मतलब और एक सब मतलब हर मतलब उस समय मैं बता रहा हूँ कि द लॉजिकल इंडियन का फेसबुक रीच 75 मिलियन के आसपास था व्हेन आई वाज हेडिंग। तो ऑल द कंटेंट यूज्ड टू गो वायरल एंड यू मीन्स, और मेरा ये था कि अगर कोई कंटेंट, मतलब दिन में बहुत सारे कंटेंट हो रहे हैं और कोई कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों को हेल्प मिलना चाहिए। जैसे एक स्टोरी था जहाँ पे एक लेडी का फिंगर कटा हुआ था, दोनों हाथ का, और उसके पास उसको आधार कार्ड नहीं मिलता, और उसके कारण उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही थी क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट नहीं हो सकता। तो वो स्टोरी हम लोगों ने की, तो वो स्टोरी मुझे पता है कि इम्पोर्टेंट है, तो वो स्टोरी में मैं बहुत बैठ के मेहनत करूंगा, उसका टाइटल, इमेज, थंबनेल इमेज, स्टोरी, हर चीज़ इस तरह से होगा कि उसका वायरल जाना मैं किसी तरह से मैंडेट कर ही देता था। तो उस तरह से रिजल्ट मुझे मिल जाता था। फिर उसके बाद मैं फिर फैक्ट चेकिंग में आया, फिर मैं 2019 के बाद फैक्ट चेकिंग में आया। तो यहाँ पर ऐसा था कि मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। अगर एक व्यक्ति मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दैट्स गुड इनफ। सो जैसे अगर व्हाट्सएप पे कोई रीच आउट कर रहा है कि देखिए मैंने ये वीडियो देखा है, इस वीडियो में ये चीज़ हो रहा है, क्या ये वीडियो सही है या नहीं। अब मैं उसको बता दूं कि ये वीडियो सही नहीं है और ये रीजन है, और वो बंदा को पहली बार पता चले कि फैक्ट चेक भी नाम का चिड़िया होता है। सो दैट्स गिव्स अ सेटिस्फेक्शन टू मी अगेन। पर इसमें भी एक थ्रेश, एक लिमिट आ गया एक्सपीरियंस के तौर पे, कि क्या हुआ कि मैं देखने लगा कि इसका फेक न्यूज़ का, फेक न्यूज़ यूज्ड टू ट्रेवल लाइक 1 लाख लोगों ने वो फेक न्यूज़ देखा है, फैक्ट चेक से 5,000 लोग देख रहे हैं। तो फिर मैंने शिफ्ट कर लिया मीडिया लिटरेसी ट्रेनिंग,
अब मैं मीडिया लिटरेसी ट्रेनर हूँ, तो मैं गाँव या अलग अलग स्कूल में जाकर ट्रेन करता हूँ लोगों को कि आप कैसे फेक न्यूज को आइडेंटिफाई कर सकें। तो वहां पर अगर जितने भी 30 लोग आ रहे थे, तो 30 लोग में 20 लोगों के दिमाग में तो चल ही जा रहा है कि कैसे उनको फेक न्यूज से आइडेंटिफाई करना। तो मैंने वो इम्पैक्ट के तौर पे वो हमेशा रखा है वो पैरामीटर, क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था और मैं कुछ ऐसे ऐसा काम करना चाह रहा था वेयर देयर वाज नॉट मच इम्पैक्ट। एंड द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन टोल्ड मी दैट भरत, फॉर पीपल लाइक यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन दैट जॉब अगर आपको इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। तो मेरे लिए तो मैं वो किसी न किसी तरह से वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ तो कुछ लोगों को हेल्प हो रहा है, किसी तरह से उनकी लाइफ बेटर हो रही है, कुछ तरह से। अगर फेक न्यूज़ का जो वर्कशॉप है उसमें डिसीजन मेकिंग है, आपका खुद का बायस नेचर है, ये सब चीज़ का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। तो वो चीज़ लोगों को समझ में आता है, और एक दो बंदा आके वापस बोलता है कि मैं भी वैसा ही सोचता था, अब मुझे समझ में आया क्यों सोचता था। तो दैट वे तो मुझे डेफिनेटली मैं देख लेता हूँ कि मेरा इम्पैक्ट हो रहा है, मैं उस तरह से इंश्योर करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो अदरवाइज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटिंग है, अगर मैं देखूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है चीज़ें, मतलब अपने आप को संभालना। तो मैं वो हमेशा वो अपॉर्चुनिटी देखते रहता हूँ खुद के लिए। मैं दूसरे जर्नलिस्ट का नहीं बोलूँगा, बट मैं खुद के लिए वो अपॉर्चुनिटी देखते रहता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे जर्नलिस्ट को देखा है कि जो इम्पैक्ट नहीं कर पाते, वो उनके लिए ये काम मोनोटोनस जॉब में बदल जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ किए जा रहे हैं, उनको उनको फिर एक समय के बाद फर्क पड़ना बंद हो जाता है। फर्क पड़ना बंद नहीं हो जाता, खुद को समझा लेते हैं कि कुछ होना नहीं है, तो अपने आप को फर्क बोदर नहीं करवाते ज़्यादा, वो मोड में चले जाते हैं लोग, धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं कि नहीं कुछ होगा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। या एक स्टोरी बीच में अच्छा कर गए तो फिर से वापस मोटिवेटेड हो गया कि आप दूसरा स्टोरी भी बहुत अच्छा करेंगे। तो वो चीज़ हो जाता है लोगों में। सो वही वही बात है कि चलो आप आपके केस में तो जैसे आपने कहा कि आप काफी लकी रहे हैं, लेकिन किसी और के लिए जब वो इम्पैक्ट ना दिखे तो फिर वो उस जॉब को करेंगे तो मोनोटोनस हो जाएगी, क्योंकि अगर उनको रिजल्ट नहीं दिखता है वहां पर। जो स्पिरिचुअलिटी कहती है वो यही कहती है, गीता में भी बार बार कहा गया है कि अगर आप खाली कर्म करेंगे, कर्म पे फोकस करेंगे, तो आपको ज्यादातर लोग ये कहते हैं ना, कर्म करो तो फल की इच्छा ना करो, है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि आप फल की इच्छा ना करो, अगर हमें खुद फल की इच्छा ना करें तो फिर हम खुश रहेंगे, पर एक्चुअली वैसे काम करता नहीं है, क्योंकि अ, अंदर से फल की इच्छा होनी ही होनी है, क्योंकि आसपास के लोग फल की इच्छा करते हैं। तो गीता का असली मतलब तो यही है कि अगर आप काम करें, काम पे फोकस करें, तो फल की इच्छा होगी ही नहीं। काम की जर्नी ही इतनी सुंदर होती है, और वही आपको पर्पस देती है कि यही पर्पस है, काम करना ही पर्पस है। और वहीं पर आके इंसेंटिव की बात आ जाती है, जो हमारी इकोनॉमिक्स का जो फाउंडेशन है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, वो यही है कि एवरीथिंग वर्क्स विद इंसेंटिव्स। आप इंसेंटिव्स बना के दो तो लोग काम करते हैं, बट एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी में उसका बिल्कुल ही उल्टा है कि इंसेंटिव नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए। सो मेरा मेरा क्वेश्चन वहां पर भी था, तो आपका इसके बारे में कोई कमेंट या कोई एक्चुअली दृष्टिकोण? मैं भी एंड गोल में मायने बिलीव करने लगा था, और क्योंकि पूरा सोसाइटी ओरिएंटेड है कि आप ये स्टेज पे पहुंचेंगे तो हैप्पी फील करेंगे, आप वो स्टेज पे पहुंचेंगे तो हैप्पी फील करेंगे, तो वो एक स्टेज हर समय दिमाग में रहता है। जैसे अगर आज ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो तुरंत ध्यान में आता है कि दूसरा प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर पहुंचेंगे तो हैप्पी फील करेंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी मच टू डू विथ इंडिविजुअल एफर्ट, कि आप अपने आप को रीओरिएंट करिए, ताकि आप प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करिए, कि प्रोसेस में आप एंजॉय करना शुरू करिए। क्योंकि मुझे जैसे मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी है, ठीक है। क्यों मैंने छोड़ी? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं कुछ दूसरा करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट स्लोली स्लोली अब मैं उस फेज में आ गया हूँ, क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग छोड़ी तब थ्री इडियट्स मूवी आई थी, ये सब कुछ चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। तो सब लोग इस एक ही डायरेक्शन में सोच रहे थे कि जो पसंद है वही जॉब ढूंढो, जो पसंद है वही जॉब ढूंढो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो पसंद है वही जॉब में आपका ड्रेनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड। जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं तो आप ड्रेन आपका मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट ड्रेन होता है, और आप बर्नआउट बार बार एक्सपीरियंस करते हैं। तो बेटर वे ये है कि आप अपने आप को रीओरिएंट करिए, और जो भी काम कर रहे हैं उसका प्रोसेस पे फोकस करना शुरू करिए, कि आप प्रोसेस जो है वो आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, आप उसको, मतलब वही है माइंडफुलनेस है। आप माइंडफुलनेस से काम करिए तो आप धीरे धीरे आप खुद ही खुश महसूस करने लगेंगे, क्योंकि मैंने वो चेंज करके देख लिया है। वो गोल पे पहुंच के तो हैप्पीनेस मिलने से रहा, बट वही कि प्रोसेस पे आप फोकस करेंगे तो देन यू कैन एंजॉय इट मोर एंड डू इट बेटर। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ तो सबको, मतलब एक चीज़ तो है कि स्लोली स्लोली अपने आप को रीओरिएंट करना। एक चीज़ तो खुद को भी देखना चाहिए कि क्या चीज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन रीओरिएंटिंग योर थॉट प्रोसेस इन अ वे कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि गोल पे जाने से कुछ होना नहीं है, बट एक
मतलब पेरिफेरल लेवल पे पता होना चाहिए कि क्या गोल अचीव करना है, बट एट द सेम टाइम इन कॉन्शियस लेवल आप प्रेजेंट में रह के आप जो चीज काम कर रहे हैं उसका प्रोसेस को एंजॉय करिए। दैट इज व्हाट आई कैन से अबाउट दिस वन। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। क्योंकि यही यही तो असली बात है काम करने की। तो अब यहाँ पर काम से रिलेटेड आपने वैसे काफी हद तक बता दिया अपने बारे में, लेकिन एक जल्दी से एक छोटी सी समरी भरत की, आपकी प्रोफेशनल जर्नी अभी तक कैसी रही है? मतलब इंजीनियरिंग आपने की, कहाँ से की, कब की, और उसके बाद क्या किया, फिर लॉजिकल इंडियन में कैसे रहे? एक छोटी सी अगर आप एक समरी दे सकें तो। मैं एक्चुअली एक गांव से आता हूँ, और मेरे पापा और मेरे दादाजी और मेरे पापा के भाई सारे कोल माइंस में काम करते हैं। मेरे पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, तो कोल माइंस में कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड में हैं, तो जहाँ पर भी कोयला निकलता है तो आप 2 एकड़ लैंड दीजिए सरकार को और सरकार आपको नौकरी देगी। उस तरह से मेरे पापा को नौकरी लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, तो उसके बाद मैंने वहाँ पर हमेशा लोगों के प्रॉब्लम्स देखे ही हैं। फिर मैंने एनआईटी सिलचर आसाम से किया। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही मैंने लिया, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही इंजीनियरिंग करनी है। मैं वहाँ गया तो जिस जगह पे मैं था आसाम में, हमारा कॉलेज जो था वो कॉलेज में ही इलेक्ट्रिसिटी थी, और उसके बगल के 7 गांव में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। तो कॉलेज में मैं थर्ड ईयर तक मैं बहुत ज़्यादा डिसोरिएंट हो गया था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे। तो उस समय मैंने वहाँ के गांव में जाके बच्चे लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और वहाँ जो स्कूल थे उसमें ना तो दरवाजे थे ना तो बिजली थी। शाम के 5 बजे तक वो बंद हो जाते थे। तो वहाँ पर फिर मेरा मुझे लगा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और तब फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट भी हुआ। और उसी समय में लॉजिकल इंडियन भी शुरू हुआ, और मैं इनिशियली उसका पार्ट बना। और अभिषेक मजुमदार और अनुराग मजुमदार उसके को फाउंडर है, उन्होंने शुरू किया और मैं इनिशियली उसका पार्ट बना। एंड देन आई स्टार्टेड। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने वो स्टोरीज जो मुझे लगा सोसाइटी में लोगों तक नहीं पहुंची है, स्पेशली रूरल एरियाज की, वो हम लोग स्टोरी पे बात करने लगे। और कंसिडरिंग डेट कि मैं मीडिया बैकग्राउंड से नहीं था और मैं एक रूरल बैकग्राउंड से था, तो मैं वो ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस देख पा रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या सुना रही है और लोग क्या सुन रहे हैं, और क्या चीज़ की न्यूज़ की कमी है। तो वो उस तरह की स्टोरी करने लगे हम, और वो स्टोरी एक्चुअली लोगों को बहुत पसंद आने लगी। तो पहले ही ईयर में, उसमें मैं 2014 में ये स्टार्ट हुआ था, और 2014 में ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की एनआईटी से। और 2014 में ही हम लोग फुल टाइम नहीं काम कर रहे थे, देर वर मोर देन 10 to 12 पीपल वेर वॉलंटियरिंग फॉर इट। और एक ही साल में हमारे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे द लॉजिकल इंडियन पे, और उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और जो भी लोग थे सब हेल्प करना ही चाहते थे, जो भी लोग इसके पार्ट थे। और हम लोग सब एनोनिमस थे, 3 साल तक हम लोग एनोनिमस थे, क्योंकि हम लोग एक बात रखना चाहते थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारा बात जो लोग हैं उनके आइडियोलॉजी से ये के कारण कॉन्फ्लिक्ट में आए। और हर इश्यू पे हम अपना लॉजिकल व्यूज देते थे, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा था। तो मैं 2019 तक उसका फिर मैं, क्योंकि मेरा एडिटोरियल बैकग्राउंड नहीं था पर मेरा समझ बहुत अच्छा था, तो मैंने एडिटोरियल पूरा हेड किया 2019 तक, मई 2019 तक मैंने किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने लॉजिकल इंडियन में एक फैक्ट चेक डिवीजन सेटअप किया, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था। और फिर वहाँ से फिर द लॉजिकल इंडियन का फैक्ट चेक जो है वो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से एफिलिएटेड हुआ। और फिर मैंने फैक्ट चेक ही अब तक हेड किया 2023 तक। और इस दौरान भी मैं फिर गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव ट्रेनर भी बना, और इसके अंतर्गत मैंने 50 से ज़्यादा जगहों पे वर्कशॉप्स लिए हैं मीडिया लिटरेसी ये सब पे, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है देन रेगुलर न्यूज़। क्योंकि लोगों में अभी इंडिया में क्या हुआ कि अचानक से इंटरनेट आने के बाद लोगों ने इंटरनेट पे कंटेंट तो देख रहे हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कंटेंट को कैसे कंज्यूम करें। और ये इनसेसिबल हंगर हो गया है, सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट द कंटेंट इज फॉर्मिंग देयर आइडेंटिटी। तो वो कैसे कंटेंट, वो फिल्टर आना, एक फिल्टर बीच में आना, वो कि जब भी कोई कंटेंट कंज्यूम करें तो समझना कि ये कंटेंट सही है या नहीं, ये आपके लिए हेल्दी है या नहीं। ये क्योंकि जैसे खाना खाते हैं वैसे हम कंटेंट को भी देखें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो उस तरह से मुझे मीडिया लिटरेसी वाला काम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर एक्चुअली मुझे लगता है कि लोगों का बिहेवियर थोड़ा मोड़ा अच्छे डायरेक्शन में चेंज होता है। नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली इसी के बारे में पूरी कॉन्वर्सेशन भी करना चाहता था कि जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो ही हमारी आइडेंटिटी बनता जा रहा है। और ये मेटाफोरिकली और एल्गोरिथमिकली दोनों ट्रू है। मेटाफोरिकली इसलिए है क्योंकि आप अगर एक तरह की चीज देखते रहेंगे तो आपकी थॉट प्रोसेस वैसे ही बनती रहेगी। और
एल्गोरिथमिकली इसका इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि एल्गोरिथम्स जब आपको देखते हैं कि आप इस तरह के कंटेंट को पसंद कर रहे हो, आपको उसी तरह का कंटेंट देते हैं और उसी कंटेंट पे फिर उसी से रिलेटेड एड्स भी देनी स्टार्ट कर देते हैं। और आजकल का जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करूंगा अभी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप जो एड्स हैं दे आर डिसाइडिंग हाउ द कंटेंट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, नॉट द अदर वे अराउंड। कि ऐसा नहीं है कि कंटेंट प्रोड्यूस होता था तो उसके ऊपर ऐड आ रही है। अब एड वाले डिसाइड करते हैं किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, तो कंटेंट क्रिएटर उसी तरह का कंटेंट बनाता है ताकि उसको उस तरह की एड मिले और वो पैसा कमा सके। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। और इसी के बारे में भरत आपसे मेरे को पूछना भी था कि आपने तो पिछले कुछ ऑलमोस्ट 8-9 सालों से इसको देखा है, ये पूरे टेक्नोलॉजी शिफ्ट को, और पिछले 9 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत शिफ्ट हुई है। तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट होने की वजह से मीडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, किस तरह का इम्पैक्ट रहा है, और अगर आप बताएं तो मतलब क्या इसका टेक्नोलॉजी को मैं हमेशा, जैसे कोई भी इनोवेशन होती है ह्यूमन बींग्स की, उसको मैं डबल एजेड स्वॉर्ड ही कहता हूँ। दो दो तरफा उसका वो पहलू होते हैं। तो ये डबल एजेड स्वॉर्ड आप किस तरीके से देखते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा है? तो एक्चुअली 2015-2016 में फेसबुक ने डिसाइड किया दे वांट टू बी न्यूज़ पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़ पब्लिशर प्रेफर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने मतलब जो भी आपका न्यूज़ फीड है उसमें जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसको टाइमलाइन में दिखाना शुरू किया पहले। और उन्होंने इंस्टेंट आर्टिकल्स का भी कॉन्सेप्ट लाया, जहाँ पर आप जो आर्टिकल खोल रहे हैं वो फेसबुक में बहुत फास्ट वे में खुल रहा है। और उन्होंने बहुत सारे मीडिया के साथ कोलैबोरेट किया और ल्यूर किया उनको कि आप फेसबुक में आप आइए और सारा कंटेंट फेसबुक के लिए बनाएं, चाहे वीडियो फॉर्मेट और बाकी सारी चीज़ें वो बनाएं। फिर उसके बाद जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो फेसबुक डिपेंडेंट हो गई ट्रैफिक के लिए। और फिर अचानक से फेसबुक जब कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत सारे क्वेश्चनिंग शुरू हुए और फेसबुक को उसके कंटेंट के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करने लगे, तो फेसबुक ने फिर अपना दामन छुड़ा लिया, बोला कि नहीं, हम न्यूज़ पब्लिशिंग से हमको मतलब नहीं। वाइल इनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट जो मीडिया इंडस्ट्री है दे गॉट, मतलब उनका आप देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिर गया। और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि अब क्या है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो एल्गोरिदम है वो आपको इंडिविजुअल क्रिएटर से फाइट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इंडिविजुअल क्रिएटर्स आर एबल टू ड्रॉ ट्रैफिक वाइल द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रगलिंग देयर। और जैसे यूरोपियन यूनियन और अलग जगह पे वहाँ पर बात चल रही थी कि जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनको पैसे दिए जाएंगे, और वो बात कहाँ, इंडिया में वो बात अभी तक शुरू नहीं हुई। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पैसे मिल नहीं रहे। बट इसके कारण अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो यूट्यूब में भी और सोशल मीडिया में भी जो कंटेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल क्रिएटर। और ये इंडिविजुअल क्रिएटर हेट फील्ड कंटेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल के ABCD को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इस तरह के कंटेंट कर रहे हैं जो सोसाइटी में ज़्यादा डैमेज कर वो के तौर पे देखा जा रहा है। कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी करते हैं, बट उस अच्छाई में हम बहुत ज़्यादा डैमेजिंग कंटेंट्स आर बीइंग डन। और क्योंकि आपने जो एल्गोरिदम बताया जो पसंद है वही चीज़ दिखाएंगे, तो यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि अगर आप एक फॉर्म ऑफ कंटेंट देख रहे हैं तो उसका एक्सट्रीम वर्जन वो दिखाते जाता है ताकि वो आपको हुक रख सके। तो अगर आप हेट फील्ड कंटेंट, आप अगर आपने एक नेगेटिव न्यूज़ से शुरुआत की है किसी पार्टी के खिलाफ, तो उसका एक्सट्रीम फॉर्म होगा जिसमें उसको गाली दिया जा रहा है, हेट है, वो सब है, तो वो आपको उस तरफ लेके जा रहा है। और लोगों को आई थिंक समझ भी आ भी जाए कि देर आर बिगर पावर एट प्ले जो आपको बुक रखना चाहती है। पहले आप 2 घंटे स्पेंड करते थे, आप 7 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ एल्गोरिदम एंड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, रेड नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, ऑल दीज आर केयरफुली डिजाइंड थिंग टू कीप यू हुक्ड टू द प्लेटफॉर्म। ये सारा चीज है, बट मुझे लोगों, ये तो लोग अफेक्ट हो रहे हैं और no one is in a position to do anything about it, because I went to the US and वहाँ पर भी they are struggling with they have second or fourth amendment which allows freedom of speech, जिसके कारण वो they are not able to make change, held the social media giants responsible for all these tweaking and behavioral changes। बट ये भी समझना होगा कि US में 70% से ज़्यादा टीन को एंग्जाइटी और अलग अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज है। और वो चीज़ अब इंडिया में भी आएगा, क्योंकि बच्चे इतना यूट्यूब शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक दे आर जस्ट स्क्रोलिंग, दे वो रेड जो नोटिफिकेशन यूट्यूब का ऐप है वो तुरंत दिखता है, वो खोलते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं।
एडल्ट को छोड़िए, एडल्ट तो मीन्स दे हैव एन एजेंसी बट दे हैव डिसाइडेड टू बी एडिक्टेड टू दिस प्लेटफॉर्म्स। किड्स डोंट हैव एन एजेंसी, बच्चों को एजेंसी नहीं है, बट दे आर ओपनिंग एंड दे आर कंज्यूमिंग दिस लाइक एनीथिंग। उनको पता नहीं, और पेरेंट्स को पता नहीं कि उन बच्चों को भी हुक रखने के लिए बहुत चीज़ें की जा रही हैं। नहीं तो पेरेंट्स कुछ स्टेप लेते हैं, या पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा तरीके से इफेक्ट हो सकता है उनका बच्चा। बट उनको रियलाइज नहीं हो रहा है, और वो भी बच्चों को रोक नहीं रहे। वो मतलब क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई बच्चों को, कोई पेरेंट्स को कोई समझा नहीं रहा है। पेरेंट्स भी, पेरेंटिंग भी एक स्किल है, और कोई उनको समझा नहीं रहा है कि आप उनको इंटरनेट में बैठे हुए नहीं रख सकते हैं। वो खाना खाने के लिए बैठ रहा है तो उनको मोबाइल हाथ में दे के बैठा के, शुरू में वहां से शुरुआत होती है, और फिर बच्चे इतने ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि छोड़ना नहीं चाहते। और कि वो चाहे मिसोजिनिस्टिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हेट फील्ड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, और इस तरह कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये पूरा एल्गोरिदम है, सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें तो उस ये पर्सनल लेवल पे है कि वहाँ पेरेंट्स को करना चाहिए, पर मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, उनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। ये सोशल, जो भी सोशल मीडिया जायंट्स ने एल्गोरिदम, क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट थे, और उन्होंने सडनली बोल दिया कि अब न्यूज़ पब्लिशिंग विल नॉट बी प्रेफर्ड। क्योंकि उनका एल्गोरिदम पहले क्या था कि जो भी न्यूज़ था वो आपके टाइमलाइन में पहले दिखाता था। फिर उन्होंने देखा कि लोग छोड़ने लग रहे हैं, इंटरेस्ट घट रहा है, तो आप वापस उन्होंने पर्सनल फीड को कर दिया है, प्रेफर प्रेफर कर दिया है, तो न्यूज़ फीड आपको रेयरली दिखेंगे। तो लॉजिकल इंडियन कम दिखेगा आप आपको, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म, न्यूज़ प्लेटफॉर्म आपको फेसबुक पर कम दिखेंगे, और वहीं से ट्रैफिक आ रहा था। तो जिन्होंने जो ट्विटर पे डिपेंडेंट थे उनको वहां से तो ट्रैफिक मिल रहा है, बट जो फेसबुक पे डिपेंडेंट थे उनको अब ट्रैफिक मिल ही नहीं रहा है लगभग। या तो ये कंजप्शन पैटर्न चेंज हो गया। लोग क्या है कि सोशल मीडिया स्टेटस से अब न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं, कि कोई भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है, लिंक्डइन में वीडियो कर कुछ पोस्ट कर रहा है, वहां से न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि सोशल मीडिया में इंडिया की पॉपुलेशन, नाउ वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। 142 करोड़ पीपल, लोगों के लिए एक ही न्यूज एक दिन में इंपॉर्टेंट होती है। लाइक सोचिए, जब जब एलिफेंट वाला किस्सा हुआ था यहाँ पर, मतलब जो केरला में एलिफेंट वाला किस्सा हुआ था, जहाँ पर प्रेग्नेंट एलिफेंट तालाब के पास आके डेथ हो गया। वो न्यूज़ थोड़ा गलत था, एनडीटीवी ने गलत हेडलाइन से न्यूज़ किया, एक प्लेटफॉर्म ने गलत हेडलाइन से न्यूज़ किया, बाकी सारे प्लेटफॉर्म ने सेम कुछ चीज़ को कॉपी पेस्ट करके कर दिया, किसी ने वेरीफाई नहीं किया। और वो न्यूज़ पे एक वीक डिबेट डिबेट चला, वो न्यूज़ पे एक वीक डिबेट चला चला। सोचिए उस एक वीक में कितने सारे स्टोरीज नहीं हुई होंगी। और 142 करोड़ पॉपुलेशन के लिए ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो। और ये फेसबुक और सोशल मीडिया के कारण ये हो गया है। टेलीविजन में तो कुछ अलग अलग रहता है, अभी तक कि 100 मिनट में 100 न्यूज़ दिखा देते थे, पर टेलीविजन, सोशल मीडिया में 100, मतलब क्या बोले, चौबीसों घंटे एक ही न्यूज़ चल रहा है, सब वही कंज्यूम कर रहे हैं, और एक ही न्यूज़ पे एडिक्टेड है, फिर दूसरे न्यूज़ की ओर मूव कर जा रहे हैं। तो इसके कारण भी मतलब लोगों की इश्यूज बाहर नहीं आ पा रही, लोगों का जो मुश्किल हालात है वो बाहर नहीं आ पा रहे, या कुछ, और नेताओं की अकाउंटेबिलिटी कम हो गई। पहले ऐसा होता था न्यूज अगर कोई सोशल मीडिया में कहता था, और तुरंत लोग हल्ला करने लगते थे, तो नेता लोग भी को भी एक्ट करना होता था। अब कोई हल्ला भी नहीं कर रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है, तो लोग भी साइलेंट है, क्योंकि सबके पास एक ही न्यूज है जिससे फोकस्ड है, और नेशनल लेवल का न्यूज है, लोकल खबरें है ही नहीं। तो ये भी बहुत बुरी बात हुई है, ये पूरा एल्गोरिज्म के कारण। आपने बहुत सारी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट वापस लेके आता हूँ और उसमें कुछ-कुछ चीज़ें भी बताऊँगा जो मैंने बात से बात करनी थी। हाँ, जो मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया चीज़ों को। नहीं, नहीं, वो एक्चुअली हो ही ये रहा है और सबसे इसमें जो सबसे बड़ी थीम जो आई है, वो ये है कि एक तरीके से आप देखेंगे सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ न्यूज़ डिसबर्समेंट हो रहा है, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है या न्यूज़ है, वो सेंट्रलाइज़ तरीके से भेजी जा रही है सबको। तो और इसके बारे में मतलब काफ़ी बात भी हुई थी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि जो अमेरिका में सबसे जो उनका न्यूज़ का जो बैकबोन कहते थे, वो था लोकल न्यूज़पेपर और उसकी बहुत वैल्यू होती थी। और धीरे-धीरे अगर हम देखें पिछले कुछ 15 सालों में बहुत सारी ऐसे इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े मीडिया कांग्लोमरेट्स हैं, जिन्होंने सारे लोकल न्यूज़पेपर्स खरीदने स्टार्ट कर दिए हैं और उनको न्यूज़ चैनलाइज़ेशन एजेंसी बना दिया है, ज़्यादातर बंद हो गए हैं। तो अल्टीमेटली वो एक सेंट्रलाइज़ेशन तो हो ही रहा है और सोशल मीडिया उसमें और तेल डाल रहा है, उस आग में और तेल डाल रहा है जैसे। फेक न्यूज़ एक कुछ रिसर्च कहती है कि फेक न्यूज़ 6 गुना ज़्यादा सॉरी नेगेटिव न्यूज़ 6 गुना ज़्यादा तेज़ फैलती है एज़ कंपेयर्ड टू यू नो पॉजिटिव न्यूज़। और फेक न्यूज़ की कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि लगभग इंटरनेट पे 60% जो भी न्यूज़ है,
वो फेक है, और जिसमें से करीबन 18 से 20% इंडिया से आती है। तो ये जब ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर कुछ करने की हमें ज़रूर हिदायत तो होगी, हमें कुछ करना तो पड़ेगा। और यहीं पर भरत, मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा कि जब मीडिया में इतना कुछ हो रहा है और कुछ लोग करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन शायद वो कहते हैं ना, जैसे इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था, एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड नहीं पार पर, एक क्रिटिकल मास नहीं आ रहा है जिसकी वजह से चीज़ें चेंज होंगी। वो आपको क्या लगता है, वो क्रिटिकल मास कैसे आएगा कि कितने लोग एक साथ बोलें और कितने लोग इस बारे में बात करें कि वो चीज़ें चेंज हों? या फिर ये इतनी अलग-अलग मल्टीपल डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक किया जा रहा है कि हम एक डायरेक्शन को अगर हम टैकल करें, तो बाकी डायरेक्शन से कुछ ना कुछ होता रहेगा, और एक चीज़ अगर हम सॉल्व भी कर लेंगे, दूसरी नहीं हो पाएगी। मतलब आपने पेरेंटिंग की बात की। अगर हम पेरेंटिंग को सॉल्व करें, तो लेकिन तब भी हम सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ न्यूज़ को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर हम, आप जैसे यूट्यूब की बात कर रहे थे, यूट्यूब किड्स में अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूट्यूब किड्स के अंदर एनिमेटेड पोर्नोग्राफी और हाइपर कंज्यूमरिज्म, इस टाइप के कंटेंट को बनाया जा रहा है। वो सारा फेक एनिमेशन है, मतलब स्पाइडरमैन ले लिया है बिना कॉपीराइट के, और पेप्पा पिग ले लिया है, लेकिन वो सब कुछ अवेलेबल है और पेरेंट्स निश्चिंत हैं कि हाँ, यूट्यूब किड्स है, इस पे तो सब सेफ ही है, तो बच्चा देख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सारी जो इतने सारे इश्यूज हैं, इनको हम एक तरीके से कहीं देख पा रहे हैं? कौन-कौन सी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं? किस तरह काम होना चाहिए इस पे? देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस तो काम कर रही हैं, पर मुझे लगता है कि मास लेवल पे जो आपने बोला क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, वो है कि स्केल करके कैसे आप चीज़ों को एक बार में थोड़ा एड्रेस कर सकते हो। तो समझिए कि इंडिया अभी तक, जैसे कोविड का सिचुएशन हुआ, जब लोग अलग-अलग गलत मेडिसिन लेके जिनका डेथ हुआ, या अल्कोहल पी के, स्पिरियस अल्कोहल ये सब। अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने कोविड के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए थे। सिमिलरली दे कुड हैव मेड वीडियोज ऑन फेक न्यूज, जो अगर जब वो अगर करेंगी, अगर दूरदर्शन जैसे चैनल या बाकी जो चैनल्स हैं, चैनल्स वहाँ फेक न्यूज़ क्या होता है, फेक न्यूज़ से कैसे बचे, उससे कुछ भी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा ना, तो आप देखिएगा बहुत चीज़ें एड्रेस होने लगेगी। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे कुछ सालों पहले लोग रिटेल में इन्वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है, रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग में इन्वेस्ट नहीं करते थे, और कुछ सालों तक लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो जो म्यूचुअल फंड जो वाली कंपनीज हैं, वो साथ में आई, और उन्होंने एक अपना फर्म बनाया, और उसके बाद उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट और सीरीज शुरू शुरू किया, म्यूचुअल फंड सही है। वो सही सही कितना है वो अलग बात है, बट आज के एज में सबको अब म्यूचुअल फंड में करने लगे। इट टुक 5-6 years, राइट? बट सिमिलरली जो अगर ये वीडियोज के फॉर्म में अलग अलग लोगों को उनको उन्होंने ऑन बोर्ड किया, सचिन तेंदुलकर, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट ये सब, तो यहाँ पर सिमिलरली ये है कि अगर जैसे फेक न्यूज़ है, अभी तक एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट नहीं आया इंडिया में। जब बात करें टेलीविजन पे कि फेक न्यूज़ होता है, फेक, क्योंकि आप बहुत सारे ह्यूज पॉपुलेशन से मिलेंगे जिनको पता ही नहीं कि फेक न्यूज़ नाम की चिड़िया भी है। उनका उनको लग वो जो इन्फॉर्मेशन जैसे आता है वो उनके में उसी तरह छाप बना के चला जाता है। कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ नहीं। अगर हेट फ़िल्ड मैसेज है, तो हेट का नफ़रत भरा के चला जाता है। पठान का इश्यू हुआ, किसी ने मूवी देखा नहीं, पोस्टर तोड़ने चले गए। तो वो इतना, मतलब इस तरह का है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो आ रहा है, वो उसी तरह से कंज़्यूम कर रहे हैं। कोई एक फ़िल्टर नहीं है बीच में कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, कि तो फ़ियरफुल कंटेंट आपको ज़्यादा एक्ट करने के लिए मजबूर करता है। जैसे चाइल्ड किडनैपिंग का वीडियोज़ बहुत वायरल हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लिंचिंग हो रहे थे। तो वो फ़ियर ब बैठा रहा था कि आपका बच्चा डेंजर में है, तो इस तरह से। तो अभी तो वही है कि अभी इंडिया में मैं उस तरह से नहीं देख रहा हूँ कि अभी कुछ उस तरह से है। मैं जिस एक इनिशिएटिव है, गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव का, डेटा लीड्स की तरफ से मीडिया लिटरेसी का इनिशिएटिव है, जहाँ पर हम लोग कॉमन लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, न्यूज़ क्या है, कैसे आपका बायस थिंकिंग क्या है, बिना कोई कंटेंट और लिए हुए, कोई पॉलिटिकल कंटेंट नहीं, जस्ट फोकसिंग ऑन आप किस तरह से सोचे। तो उस तरह का एक ट्रेनिंग ये चल रहा है। बट अगर आपको मास लेवल पे इफेक्ट करना है, क्रिटिकल लेवल पे इफेक्ट करना है, तो दैट कैन ओनली बी हैपनिंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, और जहाँ पर कि एडवर्टाइजमेंट्स हो, क्योंकि जो लोग अरेस्ट भी होते हैं ना, जो फेक न्यूज़ के लिए अरेस्ट हो रहे हैं, या कोई भी, बहुत समय आपको लगे पता चलेगा कि वो बहुत रूरल एरिया से आ रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कोई, मतलब उनको लगा इंटरनेट में बैठे हैं तो एनोनिमस हैं, किसी को रेप थ्रेट्स भेज दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं। उनको एक तो एटिकेट किसी ने नहीं सिखाया है,
देखिए कुछ लोग आपने जैसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट की बात की, कुछ लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं, उसमें अपना फोटो लगा के रखे, 40 साल के बूढ़े हैं, शादीशुदा है, उनको कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि क्या है, मतलब उसको बेसिक एटिकेट अभी तक समझ में नहीं आया। वो ट्रेनिंग की जरूरत है, तो अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि उस तरह का मास लेवल पे कुछ हो रहा है। बट वही एक मुझे लगता है कि जो सॉल्यूशन है वो है कि एडवर्टाइजमेंट्स, गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपना बीड़ा उठाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो स्टेट का है, राइट? और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में खराब हो रहे हैं इन सब फेक न्यूज़ के कारण, जो तमिलनाडु वाला हुआ, तमिलनाडु बिहार वाला हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर दो स्टेट का खराब हो रहा था। तो बेटर है कि वो एडवर्टाइजमेंट निकाले, बट कोई भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं देख रहा है, सबको तुरंत क्विक फिक्स चाहिए, कुछ लोगों को अरेस्ट करो, खत्म करो कहानी। तो चलो, एक तो ये तरीका हो गया कि हाँ, एक अगर हम मास लेवल पे कैंपेन्स करें जहां पर लोगों की हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली इसमें चेंज होगा। सो अल्टीमेटली इसका भी जो एंड रिजल्ट है वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल लेवल पे कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न है उसको चेंज करना है ना? कंटेंट कंजम्पशन एंड कंटेंट प्रोडक्शन, क्योंकि जैसे आपने बोला कि ट्विटर पे कुछ भी डाल रहे हैं, राइट? तो कंटेंट कंजम्पशन और कंटेंट प्रोडक्शन पैटर्न्स को इंडिविजुअल लेवल पे करना है। और इंडिविजुअल लेवल पे जब आप किसी का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आप चाहते हैं कि सोसाइटी का बिहेवियर चेंज हो, तो वो तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे किसी का बिहेवियर चेंज करना है हमें, तो उसके आसपास के स्टेक होल्डर्स को ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी वहीं से आती है। तो वो जो आसपास के स्टेक होल्डर्स हैं, आप कह रहे हैं कि उनके अंदर भी ये लिटरेसी नहीं है कि वो आगे बता सकें। आपने टीनेजर्स की बात की थी, यूएस में 2012 के बाद में टीन सुसाइड्स बहुत बढ़ गई हैं, स्पेशली गर्ल्स में, बिकॉज ऑफ इमेज इश्यूज, बॉडी इमेज इश्यूज, इंस्टाग्राम और फेसबुक की वजह से। ये नोन फैक्ट है। टिकटॉक वो नेक्स्ट लेवल पे ले गया, वो ये भी नोन फैक्ट है। अभी वो सेम चीज इंडिया में भी होनी स्टार्ट हो रही है, ये भी नोन फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर या तो अब वही बात आ जाती है कि अगर हम इमीडिएट स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन कितना लेवल तक आप रेगुलेट कर सकते हो जब कंट्रोल में ही नहीं है? अब मैं किसी को बताऊं कि हाँ, शराब पीनी बुरी बात है या ड्रग्स लेना बुरी बात है, क्योंकि सालों से हम ये जानते जा रहे हैं और शराब और ड्रग्स को कंट्रोल किया गया है, उसकी सेल एक्सेस वगैरह आसान नहीं है, तो ये चीजें मैनेजेबल होती हैं। पर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर 8 मिनट 10 मिनट में चेंज होती है, और उसके बाद में कंटेंट ऐसा है कि 1 मिनट में पता नहीं करोड़ों मिनट का कंटेंट बन जाता है। एक पेरेंट, एक टीचर अपनी ज़िंदगी जीने के साथ-साथ कैसे एक बच्चे का बिहेवियर चेंज करे, जब बिहेवियर के जो स्टिमुलस हैं, जो बिहेवियर को चेंज करने की जो स्टिमुलाई आ रही है, वो ही हर सेकंड चेंज होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपका इसके बारे में मतलब क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए एक चीज तो, मैं जिन लोगों से सराउंडेड हूँ, वहाँ पर लोगों को ही एजेंसी नहीं है। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करे क्या नहीं करे। सो इट हैपेंड दैट कि मेरे अंदर एक जर्मन जर्नलिस्ट ने इंटर्नशिप किया था, शी वाज फ्रॉम जर्मनी एंड शी डिड इंटर्नशिप अंडर मी। सो दे डोंट यूज व्हाट्सएप एंड दे डोंट यूज टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू चैट, क्योंकि उनको प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। और उनके यहाँ क्या हुआ, इंटरनेट आया, फिर ईमेल आया, ईमेल उन्होंने बहुत सालों तक यूज़ किया, तब चैट, ये सब सारे ये टूल्स आए, तो उनका बिहेवियर रेगुलेशन में कुछ लेवल तो वहाँ से हो गया। इंडिया में क्या हुआ कि सडनली इंटरनेट आया, पूरा चीप हो गया, आप हर चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है व्हाट्सएप। यहाँ पर कोई आपको एटिकेट नहीं आया, और वो एटिकेट बहुत ज़रूरी है हर इंडिविजुअल लेवल पे। हम मैं समझ रहा हूँ कि हम फेसबुक को जाके कंट्रोल करें, इसको कंट्रोल करें, बट सरकार हमेशा पीछे रहेगी जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से, राइट? तो वहाँ पर अभी बेसिक यही है कि लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे अवेयर करवाना, क्योंकि वो अपना एजेंसी डिसाइड कर पाए। क्योंकि मैं जस्ट बोला कि नॉर्वे है यहाँ, आई एम कंपेयरिंग टू अ मच अवेयर सोसाइटी, बट नॉर्वे है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको इंडिविजुअल लेवल पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, कॉन्शियस लेवल पे क्या करना है क्या नहीं करना है, बिहेवियरल लेवल पे पता है। तो वो चीज़ भी लोगों को पता हो तो कुछ लोग अपना एजेंसी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये इस तरह का कंटेंट नहीं कंज्यूम करना होना है। क्योंकि आप सोचिए कि एक बंदा जो आईटी इंजीनियर खुद है और उसका बेटा पूरा फ़ोन से एडिक्टेड है, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उसको पता नहीं है इसका डैमेज नहीं है, क्या है? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि और मतलब मैं बता रहा हूँ जस्ट एक एग्जांपल, छत्तीसगढ़ में जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है, और गांव में लोग वहाँ पर अफीम ये सब लेके जो लड़का लोग है, 300
मतलब कुछ खाने का आजकल, एक तो खाने का उतना दिक्कत नहीं है पहले जैसा, तो एक दो तीन टाइम में खाना मिल जाता है, और उसके बाद फ़ोन है, और वो अफ़ीम फूँक के दिन भर फ़ोन यूज़ कर रहा है। और मतलब मैं बता रहा हूँ कि इनका बिहेवियर इस तरह से चेंज हो गया है। सो वंस द लॉजिकल इंडियन का जो व्हाट्सएप फैक्ट चेक नंबर है, उस ग्रुप को किसी ने व्हाट्सएप के एक ग्रुप में ऐड कर दिया, और वहाँ पर लोग किसी लड़की को मोलेस्ट कर रहे हैं, गांव के बच्चे, और उसका वीडियो अपलोड कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही ये कर रहे हैं, उस तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम देखो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह का वीडियो वायरल जाते हुए। क्यों हो रहा है? इनको कोई बता नहीं रहा है कि इसका रेप्रिकॉशंस है, ये गलत है, कोई उनको बोल ही नहीं रहा। उनको लग रहा है नया नया फ्रीडम मिला है, इंटरनेट में पोस्ट करो, अपना दिखाओ, ये दिखाओ, जॉबलेस है, अलग अलग तरह से उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्योंकि कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं पोर्नोग्राफिक जो भी है, क्योंकि इजी एक्सेस है। मतलब इतना कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री में इतना इजी एक्सेस नहीं रहा होगा हर तरह का कंटेंट के लिए, तो वो इजी एक्सेस है, तो सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे ही कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पीपल विल मीन्स, पता नहीं, मतलब लोग अपना वे अराउंड फाइंड कर लेते हैं, बट अगर लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे एटिकेट सीख जाए, समवेयर दे स्टार्ट, मतलब टाइम लगता है, बट वो अपने बिहेवियर पे रेगुलर चेंजेस लाने लगते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या किया जा सकता है? बट एक चीज़ जैसे टिकटॉक हुआ, टिकटॉक का बैन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था, बट उसका एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ है कि बहुत समय पे हमारे यहाँ उस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम अवॉइड हो गए। बट अनफॉर्चुनेट इवेंट था, क्योंकि बहुत लोगों का रोजी रोटी गया जो रूरल एरिया से थे उनका। बट उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, तो वो तो है कि अगर आप पूरा कम्प्लीटली बैन कर देंगे तो भी कुछ अच्छा होगा, बट वो सही बैन, कम्प्लीटली बैन करना सही चीज़ नहीं है। आई डोंट नो, इसके अलावा मैं इस तरह से सॉल्यूशन नहीं देख पाता हूँ कि मतलब हुँ। इतना मास लेवल 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम? अभी तक हर जो कंट्री जहाँ पर फेक न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं दिखा है, रियल वर्ल्ड हार्म नहीं दिखा है, वहाँ पर भी उन्होंने मीडिया लिटरेसी के कोर्स यंगर एज पे इंट्रोड्यूस करवा दिए। इंडिया वो कंट्री है जहाँ पर मॉब लिंचिंग्स हो गए हैं, मर गए हैं लोग। ना तो स्टेट गवर्नमेंट, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी ने भी वो एफर्ट नहीं लिया है इंट्रोड्यूस करवाने का, कि मीडिया लिटरेसी का, कि कैसे आप न्यूज़ को कंज्यूम करें। ये चीज़ अगर वो वहाँ उस लेवल पे चेंज लेते आए कि मीडिया लिटरेसी पे, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बच्चे लोग बचपन से ही समझने लगेंगे कि न्यूज़ कैसे बनता है, कैसे फेक न्यूज़ जनरेट हो सकता है, ये सब ट्रेनिंग मिल जाए, तो दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। भारत, मैं आपकी हर बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ क्योंकि मैं साइबर बुलिंग के बारे में काफ़ी सेशंस लेता हूँ स्कूल में। अभी 2018 से लेके अभी तक मैंने कुछ 100 से ज़्यादा स्कूल्स में साइबर बुलिंग के बारे में सेशन लिया और उसके लिए मेरे को एक अवार्ड भी मिला था पिछले साल। अम, जब और आपने तो गाँव की बात की, तो ज़्यादातर इस तरह के सेशन जो मैं लेता हूँ, वो बड़े-बड़े स्कूलों में, अमीरों स्कूलों में ही होते हैं। वहाँ पर जब साइबर बुलिंग के बारे में मैं बात करता हूँ, तो फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हाँ, बच्चों को ये भी पता था या बच्चों के साथ ये भी होता है या बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो जो कर रहे हैं उसका रिपरकशन क्या होगा, जैसे आपने बोला, उसका नुकसान क्या होगा। और वो सेशन लेने के बाद काफ़ी चेंज मैं देखता हूँ। तो जो आप मीडिया लिटरेसी की बात कर रहे हैं, मैं उससे काफ़ी इत्तेफ़ाक रखता हूँ क्योंकि वो इम्पैक्ट करता है। कहीं न कहीं किसी न किसी के पास सेम फीलिंग होती है अंदर और जब उसको सामने से एक्सपर्ट से वैलिडेशन मिलती है, तो उस पे काम करना शुरू करते हैं। कहीं न कहीं उनके न्यूरॉन्स चेंज होते ही होते हैं, न्यूरल पाथवेज़ बनते हैं। जब बात आती है 140, 142, 145 करोड़ लोगों की भारत में, तो वहाँ पर मुझे जो लगता है कि जब भी कोई चीज़ हम सेंट्रलाइज़ करते हैं इतने बड़े देश में, उसका नुकसान ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म नुकसान तो बहुत ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। तो और इसीलिए जब भी मैं बात करता हूँ लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने की, अगर हम पंचायत के साथ ही मीडिया लिटरेसी के कैंपेन स्टार्ट करें, तो फिर गाँव में चेंज आना बहुत लाज़मी है क्योंकि गाँव का एक छोटा एक यूनिट होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है एज़ कम्पेयर टू शहर जहाँ पर बहुत सारी एजेंसी है। हर एक इंसान के पास, हर एक फैमिली के पास अलग न्यूक्लियर फैमिली ही रहती है। जबकि गाँव में एक ग्रुप एजेंसी या कलेक्टिव एजेंसी ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं तो मतलब मैं भी यही ब्रेनस्टॉर्म ही कर सकता हूँ आपके साथ, पर ये इसके बारे में मैंने काफ़ी जो सोचा है, उसमें मेरे को यही समझ आता है कि अगर हम पंचायत लेवल पे इसको काम करें, तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट होगा क्योंकि तब इंसान अपने साथ वाले इंसान की बात करना शुरू करता है। मेरा ये पड़ोसी है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक बॉन्ड अलग बनता है। तो पहला तो मेरा तो वही था। दूसरा ये भरत कि
अब हम ये समझ चुके हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना सरकार के कंट्रोल में है, ना एक इंसान के कंट्रोल में है। और ये टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम इस लेवल पे हैं अभी दुनिया में जहां पर हर इंसान के पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी बना सके या नया प्लेटफॉर्म बना सके। तो आप हर इंसान को पकड़ के नहीं बिठा सकते कि नहीं ये मत करो, और वो पॉसिबल भी नहीं है। जब हमें पता है कि ये तो होना ही है, तो इसको हम एक कांस्टेंट ले लें कि हाँ, ये तो होगा ही। हम उसका ही वर्स्ट केस अगर एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करें, तो वहाँ पर जो फ्यूचर ऑफ मीडिया है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये तो ऐसे ही होगा। तो आप फ्यूचर ऑफ मीडिया आप किस तरह से देखते हैं कि एक ऐसा मीडिया जो दुनिया को बेहतरी में लेके जाए, ना कि नेगेटिविटी में? मैं इसमें भी बिलीव करता हूँ कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एज़ अ होल गोज़ थ्रू वेरियस वेव्स। वो ना पीक्स और लोज़ में जाते हैं, तो अभी हम करंटली मीडिया के केस में तो लो में जा रहे हैं दुनिया में। पोलराइज़ेशन है और बहुत सारी फेक न्यूज़ है, और कभी ना कभी ये लो से हम पीक की तरफ जाएँगे। वो पीक किस तरह का दिखता है आपको और कब तक दिखता है? देखिए, मैं जिस तरह से समझता हूँ, जो इंडिया में अच्छी जर्नलिज्म हो रही है, मतलब बहुत सारे लोग अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं, बट डिसमिनेशन इज वेरी मच कंट्रोल्ड इन अ वे। मैं जो बताया कि एक मीडिया जो है, जो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है और एक इंडिविजुअल क्रिएटर है। सो एक मीडिया हजार इंडिविजुअल क्रिएटर्स के साथ, मतलब दे हैव बीन आस्क्ड टू लाइक हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद देम, मतलब उनके साथ बैटल करे ताकि ट्रैफिक ला सके। बट अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अच्छी जर्नलिज्म हो रही है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं नहीं रही, एक रीज़न। दूसरा, वो ज़्यादा लैंग्वेजेज में नहीं हो रहा है। और तीसरा कि लोग जो हैं वो अच्छी जर्नलिज्म को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको बताया नहीं गया है कि अच्छी जर्नलिज्म क्या है। किसी को अच्छी जर्नलिज्म लग सकती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान इतना गरीबी से गुजर रहा है, पाकिस्तान पे हर दिन 5 बजे शो हो रहा है, हर दिन वार के तोप दिखाए जा रहे हैं। कोई इंडिविजुअल को वो अच्छी जर्नलिज्म लग सकती है। तो पहले अगेन वही मीडिया लिटरेसी पे आ जाता है कि उनको पता तो चले कि अच्छी जर्नलिज्म क्या है, किस तरह का रिपोर्टिंग अच्छा है। तो क्योंकि आपने जैसे बताया ना कि अब लोगों के पास एक एजेंसी है, कोई भी न्यूज क्रिएट, कोई भी कुछ भी क्रिएट करने का, वो जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, तो अभी लोगों के पास ही वो एजेंसी है वो डिसाइड करने का कि वो किस तरह के न्यूज़ को बेहतर करवाना चाहते हैं। मतलब अगर कोई न्यूज़ चैनल अच्छा भी कर रहा है और वो अगर अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अगर आप देख ही नहीं रहे, तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि समवेयर द इट्स सर्वाइवल इज लिंक टू द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल वाचिंग इट। तो अगेन फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे आ जाती है कि लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कि क्या देख रहे हैं। अगर मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जब अर्नब गोस्वामी ने चिल्ला चिल्ला के न्यूज़ करना शुरू किया, तो बाकी सारे मीडिया ने उसको फॉलो किया। उसके पीछे रीजन क्या था? बाकी सब मीडिया ने देखा कि वो ट्रैफिक ज़्यादा ला पा रहा है, या सुशांत सिंह राजपूत का डेथ का जो सब कल्चर इंडिया में बन गया था 5-6 महीने तक, एक पूरी एक बहुत बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन से उसी में बात कर रहा है। वो सब कल्चर क्रिएट कैसे हुआ? क्योंकि अर्नब गोस्वामी बात कर रहा है, टाइम्स नाउ बात कर रहा है, तो सारी मीडिया ने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत पे ही फोकस किया। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि लोगों को उस पर अटेंशन मिल रहा है, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, वी आर एबल टू ग्रैब मोर आई बॉल्स। तो अगेन फिर वो सिटीजन्स पे ही आ जाता है कि वो किस तरह की न्यूज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर सिटीजन्स अगर गलत तरह के इन्फॉर्मेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर तो उसी तरह, क्योंकि इट इज़ वेरी मच, ये पहले वाला साइकिल नहीं है कि खराब कंटेंट दे रहे हैं, फिर लोग खराब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और फिर लोग फिर वापस जा रहे हैं कि उसी खराब कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। अब ये हो गया है कि लोग इंटेंशनली एक वन साइडेड इन्फॉर्मेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दे हैव बीन विक्टिम ऑफ बोथ साइडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। तो उनको अपनी तरह का खबर चाहिए। तो लोगों को उस तरह से ओरिएंट कर दिया गया है, तो वो ओरिएंटेशन जब हटेगा तभी वो ट्रैफिक ड्रॉ कर पाएंगे, और तभी मीडिया वहाँ पर बेटर हो सकता है, मेरे हिसाब से। क्योंकि इंडिया में उसके अलावा ज़्यादा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर जो है वो आते हैं। अगर वाशिंगटन पोस्ट है, वो जेफ बेजोस ने खरीद लिया, और वाशिंगटन पोस्ट इज स्टिल रिपोर्टिंग ऑन ऑल द थिंग्स। तो इंडिया में वैसा इन्वेस्टर नहीं है जो रिस्क लेके बोले कि तुम करो अच्छी रिपोर्टिंग है, हम तो पैसे लगा देंगे पूरा। बट वैसा नहीं है, राइट? क्योंकि तो इंडिया में तो वही जरूरत है कि अगर लोग ड्राइव कर रहे हैं न्यूज चैनल को, तभी आपको वो चेंज दिखने को मिलेगा। अदरवाइज जो हम लोग इंडिया में देख रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट अ डिकेड फिनोमिना।
10 साल 20 साल का फिनोमिना है। पोलैंड में सिमिलर चीज़ हो चुकी है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो पोलैंड में सिमिलर चीज़ें हो सकी है। न्यूज़ एक ही एक ही डायरेक्शन में करना, फिर लोगों का वन पार्टी सिस्टम में बिलीव करना, और फिर लोग एक ही पार्टी को अंधा में सपोर्ट करना, और सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाना, एक दूसरे से बात नहीं करना। ये सारा चीज़ पोलैंड में हो चुका है 2000 में, और वो अभी तक चल रहा है। तो इंडिया में भी ये इंडिया में तो 2000 मतलब 2016-17 से शुरू हुआ है। ये लॉन्ग टर्म अभी जाएगा, और अभी मुझे नहीं दिखता है रिवाइवल, जब तक लोग वो खुद ही अपना पैटर्न रियलाइज नहीं हो कि वो गलत न्यूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी बात एकदम मतलब अगेन हम उसी ये पॉडकास्ट का रीजन भी शुरू से मैंने जो किया था उसका जो मिशन है मेरी पॉडकास्ट का वो है डेमोक्रेटाइजेशन टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडिविजुअल लेवल पे ही चेंज होगा, लेकिन अगर इंसान के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिसको वो यूज करके चेंज कर सके, जिसमें वो अपनी एजेंसी को यूज कर सके, तो आप कर ही नहीं सकते। अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं, जॉब्स की बात करूं, मैं करियर काउंसलर हूं तो मैं उन सब चीज़ों की ज़्यादा बातें करता हूं, लेकिन सिमिलरली साइबर बुलिंग की बात करें, इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया की बात करें, लॉन्ग कोविड की बात करें, ये सारे जो इम्पैक्ट हैं, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में तो आप क्या ही चेंज करेंगे, क्योंकि हम तो यस, इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड सोसाइटी बन चुके हैं। यस। राइट। सो भरत, बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का पॉडकास्ट रहा, काफी यूनिक रहा। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया बहुत इसमें। अच्छा लगा, यस यस, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। अ, मैं जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा, जो मैं सोचता हूँ उसी से अलाइन थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में ही बोला सारा कुछ। तो मतलब एक तरीके से हमने भी अपना एक तरफा कंटेंट बना दिया है यहाँ यस। पर। चलिए, जाने से पहले भरत, दो छोटे छोटे सवाल आपसे कि अगर आप यंग बच्चों को या जो भी यूथ है, अगर कोई आपके नक्शे कदम पे चलना चाहे, आपके तरह करियर जर्नी बनाना चाहे, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं तो एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि आप अगर यंग हैं तो आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो और एक चीज़ है कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स के जनरेशन का स्ट्रगल था, दो दो टाइम का खाना। लाइक दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट दैट इज व्हाई दे डिड नॉट क्रिएटेड द सेपरेट आइडेंटिटी और समथिंग। हमारा हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है दो टाइम के खाने का, तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स जो आपको पसंद है। वो थोड़ा टाइम दीजिएगा और इन्वेस्ट करिएगा, तो भले उससे बहुत ज़्यादा मॉनिटरीली रिजल्ट आए या ना आए, बट आप खुद को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझने लगेंगे। इसलिए आप ज़रूर फ़ॉलो करें जो भी आपको मन कर रहा है। और एक चीज़ है कि ये ट्रायल एंड एरर ही है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब अगर आप बोलेंगे कि पहली बार में ही मुझे सक्सेस मिल जाए, तो वो बहुत मुश्किल बात है। अगर आप कुछ ट्राई करेंगे, अच्छा नहीं लगा तो चेंज करिए, फिर ट्राई करिए, और ट्राई करिए, फिर अच्छा नहीं लगा तो चेंज करिए। और एक चीज़ होता है, लोग सोचते हैं कि मैंने इसमें इतना मेहनत कर दिया है, तो ये मेरे लिए लॉस हो जाएगा अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये भी सही तरीका नहीं है सोचने का, क्योंकि आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने जो चीज़ किया उससे ज़रूर कुछ सीखा है, तो आप वो नेक्स्ट चीज़ में उसको लेके जा सकते हैं। इसलिए आप उन सब चीज़ों के रिग्रेट में मत जाइए। और एक चीज़ है कि मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रिग्रेट नहीं करना। तो रिग्रेट में मत जाइए, और हर चीज़ नया नया चीज़ ट्राई करिए। बहुत ही बढ़िया बात। भरत, आखिरी सवाल, एक ऐसा कोई सेंटेंस, एक वाक्य जो आप दुनिया को देना चाहेंगे, जिससे आपको लगता है दुनिया में बेहतरी होगी या दुनिया और अच्छी बनने जाएगी। एक सेंटेंस, एक वाक्य। आई थिंक पता नहीं, मैं अब वो दुनिया बेहतर करने का इंडिविजुअल लेवल पे आई अप्रिशिएट इट, लोग करते हैं। बट मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने ही चॉइसेस को कॉन्शियस लेवल पे बहुत सही करें तो अच्छा रहता है। बट एक चीज़ है, एक लाइन है जो रविश कुमार की पहले एक आती थी, रविश की रिपोर्ट, उस पे आती थी। तो ये 10 साल पे पुराना शो था, जिसमें वो गांव गांव जाते थे, रिपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा था, सौ के दीदार है तो नज़र पालना सीखो। अगर देखने की इच्छा है तो उस तरह का नज़र डेवलप करो। क्योंकि हर कोई, हम लोग पूरे जो लोग हैं, हर कोई अलग अलग लेंस से दुनिया को देख रहा है। और आप नॉर्मल लेंस से भी देख सकते हैं, और एक लेंस ऐसा भी डेवलप कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू नज़र आए। तो अगर आपको पता करना है कि उस ईटा के नीचे क्या है, तो उस ईटा को हटाने का भी आइडिया रखिए। तो सौ के दीदार है, तो अगर देखने की इच्छा है तो वो नज़र डेवलप करिए। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग मन की लेंस से देख रहे हैं। हम लोग क्लियर ट्रांसपेरेंट में भी कुछ भी नहीं देखते। तो वो लेंस आप अच्छा करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे पर्सपेक्टिव मिलेगा।
बहुत ही सुंदर बात भरत। बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। काफी हमारा मतलब ऑलमोस्ट पॉडकास्ट, वैसे मेरा थोड़ा स्लो कॉन्वर्सेशन होता है, लेकिन ये तो आज तो काफी रैपिड फायर की तरह हमने लगातार बात की। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द जर्नी अहेड भरत। एंड हम आपके हमेशा सपोर्टर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सौरभ, मुझे इनवाइट करने के लिए। ये अनएक्सपेक्टेड था, बट थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बात करके।